हेलो एवरीवन। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में आते हैं जिन्हें पता है कि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है और उन्हें ये भय लगा रहता है कि ये कमज़ोर इंग्लिश की वजह से कहीं उनका यूपीएससी में सिलेक्शन ना रुक जाए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं। एक तो वो जो हिंदी माध्यम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं और उन्हें इंग्लिश में परेशानी है। दूसरे जो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से ही हैं पर कहीं ना कहीं वो इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं। तो दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, इंग्लिश जो है वो यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, ऐसा मार्केट में आपको सुनने को मिला होगा। इंग्लिश जो है यूपीएससी में इतना वैल्यू नहीं करता है, ऐसा भी नैरेटिव है मार्केट में। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, अगर वो इस तरह की हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको अधूरा सच ही बेच रहे हैं। पूरी रियलिटी जो है वो ये है कि अगर आप इंग्लिश में अच्छे होते हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छे होने का मतलब है कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं इंग्लिश को, अच्छे से समझ पाते हैं इंग्लिश को, तो आपको एक एज मिलती है यूपीएससी में, आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है इसके अराउंड। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रही, मेरे पास सबूत है प्रॉपर, और इस वीडियो के माध्यम से मैं वही एविडेंस स्टैब्लिश करने वाली हूँ। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपकी कमजोरी को और हाईलाइट करने वाली हूँ, मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पहले तो हम ये क्लियर कर लेंगे कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर बना सकते हैं कि आप जो इंग्लिश में अच्छे हैं उन स्टूडेंट्स को जो हेड स्टार्ट है वो आप बराबरी से फुलफिल कर पाए। पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी में। तो यूपीएससी 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों ही स्टेजेस पे इंग्लिश बहुत ज़रूरी होती है। इस बात का सबूत ये भी है कि मेंस में कंपलसरी लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें एक होता है इंग्लिश, दूसरा होता है कोई भी रीजनल लैंग्वेज, कोई भी इंडिया के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी कोई भाषा। तो आप वो पेपर जो दूसरा वाला है उसको आप हिंदी, तमिल, बांग्ला किसी में भी लिख सकते हैं, पर इंग्लिश सबको लिखना पड़ता है। इंग्लिश इज कंपलसरी फॉर एवरीवन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश का ज्ञान तो तोला जा रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस इस चीज से है। पर आपको लग रहा होगा कि वो तो मेंस का एक पेपर है, प्रीलिम्स और इंटरव्यू का क्या? तो तीनों ही कैटेगरी में इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंस है। लेट्स टॉक अबाउट इट, और मैं सबूत के साथ ही बात करूंगी। तो प्रीलिम्स से शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रीलिम्स में 2024 में पूछा गया सवाल है। इसमें क्वेश्चन में एक वर्ड इस्तेमाल किया है, पैराबल्स। अगर आप यूपीएससी के लिए एकदम नए हैं, आपको नहीं पता है कोई भी सिलेबस, तो कोई बात नहीं, पर मैं ये बता दूं कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें उपनिषद को लेके क्वेश्चन आया है, और जो भी सीरियसली तैयारी करता है यूपीएससी की, उसने उपनिषद के बारे में पढ़ा होता है। तो ये कोई एकदम ऐसा आर पार वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषद। अब किसी को अगर पैराबल्स का मतलब ही नहीं पता है तो उसका उपनिषद को लेके कितना भी पढ़ाई क्यों ना की हो उसने, उसका ये क्वेश्चन फंस जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो ट्रांसलेशन भी अवेलेबल होता है, तो हिंदी में भी लिखा होगा टेक्स्ट, तो चलो हिंदी का देख लेते हैं। ये हिंदी का ट्रांसलेशन है उसी सवाल का। अब उसमें क्या लिखा है, उपनिषदों में कोई नीति कथा, और ब्रैकेट में फिर पैराबल ही लिख दिया इन्होंने। और अगर आपको हिंदी भी ढंग से नहीं आती है तो यहाँ पे तो आपका फंस जाएगा केस कि नीति कथा क्या होता है। तो इसीलिए आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन समझने में, ऑप्शंस एलिमिनेट करने में, सही आंसर निकालने में कहीं ना कहीं इंग्लिश का रोल होता है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश भी अच्छी है और जिसकी हिंदी भी अच्छी है, तो वो दोनों जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं ट्रांसलेशन में, वो दोनों क्वेश्चन से कहीं ना कहीं बेहतर ग्रास्प ले लेगा एज कम्पेयर टू समवन जिसकी सिर्फ एक ही भाषा अच्छी है। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपके पास और दूसरा सोर्स नहीं है इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने का। ये हो गया GS 1 की बात। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दूसरा होता है CSAT का। जो CSAT का पेपर है, जो एप्टीट्यूड पेपर है, एप्टीट्यूड का एग्जाम है, वो उस एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। मतलब ऐसा एक पैराग्राफ लिखा होगा और उससे रिलेटेड सवाल लिखे होंगे और वो सवालों के जवाब आपको देने होंगे। तो ऐसा ही एक कॉम्प्रिहेंशन मैंने यहाँ इंक्लूड करा है। अगेन 2024 का ही पेपर है ये। अब इस कॉम्प्रिहेंशन में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होते हैं। जो इंग्लिश में स्ट्रगल करते हैं उन लोगों को ये शब्दों का मतलब नहीं पता होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में ही आता है।
तो ये जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे इनका केस फंस जाएगा, उन्हें ऑस्टेरिटी का मतलब नहीं पता है, अनमूरिंग का मतलब नहीं पता है, इसका वो सहारा लेंगे ट्रांसलेशन में। अब ट्रांसलेशन में देखो अनमूरिंग ऐसा कैसा लिखा हुआ है, आगे उसका हिंदी शब्द लिखा हुआ है और उसके आगे अनमूरिंग ऐसा कैसा लिखा है, फिर वही बात हो गई। इसमें देखो जो हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल है ऑस्टेरिटी का, उसमें ये जो शब्द लिखा हुआ है राजकोषीय मितव्ययिता, अब आपको आता है ये शब्द, फिर मामला अटक जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे शब्द पता होने चाहिए, दिस इज नॉट द पॉइंट आई एम मेकिंग। मैं ये वाली बात नहीं हाईलाइट कर रही हूँ, मैं बस ये हाईलाइट कर रही हूँ कि सिर्फ जो मार्केट में नैरेटिव है कि बेसिक इंग्लिश से काम हो जाएगा, वो गलत है। बेसिक से तो कुछ ज़्यादा आना चाहिए इंग्लिश में, तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, तब जाके आप बेहतर तरीके से कंपटीशन में रह पाएंगे। ये प्रीलिम्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि मेंस में कितना वेटेज है। एक तो मैंने बता दिया आपको कि इंग्लिश का कंपलसरी पेपर है, बाकी सारे जो पेपर्स हैं उनके साथ ही इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है। देखो मेंस में टोटल 9 पेपर हैं, येलो कलर से लिखती हूँ वो अच्छा दिखेगा। 9 पेपर होते हैं मेंस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, मैं बहुत बार पूछती हूँ अपनी क्लासेस में भी, तो उन्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है। अब पेपर कौन कौन से होते हैं ये बता देती हूँ, ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4, फिर हमारी लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें इंग्लिश आती है, ये सबके लिए देना ज़रूरी है। फिर होता है हमारा एक और लैंग्वेज का पेपर जिसमें आप 8th शेड्यूल की कोई भी लैंग्वेज में ये पेपर दे सकते हैं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, इन भाषाओं में आप ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा ऑप्शनल का पेपर, ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल 2, ऐसे करके 9 पेपर होते हैं, देख लो, ठीक है। अब इसमें इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ये वाला पेपर सबके लिए कंपलसरी है। इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाता है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आपको समरी लिखने को आएगी, आपकी बेसिक ग्रामर भी टेस्ट की जाएगी, ऐसा वाला पेपर है। अब आपको किसी ने आर्ग्यूमेंट बोला होगा कि अरे इंग्लिश तो क्वालिफाइंग पेपर ही होता है, उसमें इतने नंबर नहीं लाने होते। सही बात है, दोनों लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसमें 300 मार्क का पेपर होता है और आपको 25% लाना होता है, मतलब कितना 75 मार्क्स आपको इसमें लाने होते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है इसको क्लियर करना। तो कुछ लोग आपको ये बोलते हैं कि अरे देखो यूपीएससी ने खुद ने ही बता रखा है कि इसका इतना वेटेज नहीं है, क्वालिफाइंग पेपर ही है, पर ये मार्क लाने में भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो 75 मार्क्स लाने में भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये जो चीज़ है, एक तो ये इंग्लिश पेपर के रिस्पेक्ट में बात हो गई। फिर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चंस इनमें पूछे जाएंगे ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल में, वो क्वेश्चंस में अगर आपकी भाषा का माध्यम इंग्लिश है, मतलब आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो क्या आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे अगर आपको शब्द ही नहीं पता है? तो इसमें आपका फिर से गेम अटक जाएगा। सिर्फ वेटेज उसका सिर्फ इंग्लिश कंपलसरी पेपर में मत देखिए, आप पूरा जो भाषा का माध्यम है आपके आंसर राइटिंग में, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही। देखो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है, ये बात होगी है हमारी, जिसमें 300 मार्क्स में से आपको 75 मार्क्स लाने होते हैं। दूसरा जो वेटेज है वो है आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग जो है, अगर आप अच्छे से अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बार बार सेम ही चीज़ लिखते चले जाएंगे, बार बार सेम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आपके साथ ऐसा ही होगा, आपको बहुत सारे शब्द नहीं आएंगे और इसीलिए आप सेम शब्द, जो भी लिमिटेड चीज़ आपको पता है उसी को बार बार लिखेंगे और वहाँ आपका गेम अटक जाएगा। देखो ये जो पैराग्राफ है इसे पढ़िए और आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपको एक ही शब्द आता है, आपको ज़्यादा शब्द नहीं आते हैं, तो आप इसी तरह से कुछ लिखेंगे। Women face many problems. These problems are social problems. These social problems include inequality, domestic violence and lack of education. These problems affect their lives. ये आपने लिख दिया, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, पर आप देखेंगे तो आपने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम वर्ड का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पे अगर आपको और अच्छे शब्द आ रहे होते तो शायद आप बेहतर लिख पाते।
एक शब्द अगर आप बार बार लिखेंगे तो इवैल्यूएटर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको इतना मजा नहीं आता है। आपके बार बार एक ही शब्द लिखने से वो बार बार नंबर नहीं देता है और इसी वजह से आपका गेम अटक सकता है। ये आंसर राइटिंग में है। अब देखो उसको ही मैं अगर रिफ्रेश करूं और मुझे बहुत सारे अगर शब्द आ रहे होते तो मैं कुछ इस तरह का लिख पाती। Women face several challenges, मैंने प्रॉब्लम्स की जगह क्या लिखा है, चैलेंजेस। अगेन कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, आपको पता होगा, पर उसके अलावा भी शब्द होते हैं। ये बात आपको तभी आएंगे जब आप इंग्लिश में बेहतर कमांड रखेंगे, पर्टिकुलरली इन द सोशल स्फेयर। अब सोशल प्रॉब्लम की जगह पे मैंने क्या लिखा है, सोशल स्फेयर। दीज इंक्लूड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी, domestic violence and limited access to educational issues that slightly hinder their empowerment। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेम बात बोली मैंने, रिफाइंड भाषा में बोली, तो इवैल्यूएटर कहीं ना कहीं इस चीज से खुश हो जाएगा और आपकी कमजोरी आपने छुपा दी है। तो भाषा का ये महत्व आता है। भाषा का इस्तेमाल करके आप खुद को एक वाइज पर्सन की तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सामने वाले को लग सकता है कि आपने पढ़ा है। जैसे अगर आप ये बताना चाहते हैं कि औरतों के साथ बहुत भेदभाव होता है समाज में, तो इतनी बड़ी बात ना लिखते हुए आप अगर छोटा सा शब्द पेट्रियार्की का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी बात में वजन आएगा और मुझे लगेगा कि ठीक है, एज अ इवैल्यूएटर जो भी इंसान है उसे लगेगा कि ठीक है ये इंसान पढ़ के आया है। ये वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंस होता है, ये भाषा का यहाँ पर महत्व दिखता है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई आंसर राइटिंग में। अब इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिसमें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप फुलफिल कर पाएंगे। आंसर राइटिंग के लिए लिमिटेड पेजेस मिलते हैं, उतने शब्दों में उतनी जगह पे ही आंसर लिखना पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शब्द नहीं आते तो आप हर शब्द को बड़ा बड़ा करके लिखेंगे और वहाँ पर क्या होगा, आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी। जैसे अगर आपको लिखना है कि समाज में लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है, जैसे अनटचेबल्स के साथ होता है, तो उसके लिए आप सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको मदद करेगा कि आप अपनी बात कम शब्दों में ही कह दें। तो वर्ड लिमिट्स में लिखने में एक अच्छी चीज़ होती है अगर आपकी भाषा अच्छी है। तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। देखो इमेजिन करो, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है और वो खाना जो है वो मैं पेश करने जा रही हूँ। जो खाना खा रहा है इंसान, वो जो जज करने वाला है कि ये खाना अच्छा है या नहीं, अगर उसके खाने के पहले ही बाइट में कंकड़ आ जाए, मतलब पहला टुकड़ा उसने खाया ही है और उसमें वो कंकड़ आ जाए, तो कैसा होगा? आपका खाना भले ही कितना अच्छा और स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसमें आपत्ति उसे दिख जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा उस खाने को लेके। ऐसा ही आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स करती हैं इवैल्यूएटर के साथ में। अगर आपकी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो आपने कितना ही अच्छा एग्जाम्पल, कितना ही अच्छा प्रेजेंटेशन क्यों ना दिया हो, क्यों ना अच्छा आंसर लिखा हो, इंप्रेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामेटिकल एरर्स भी ध्यान रखनी होती हैं। इंग्लिश जो है वो अच्छी होती है तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। रिडंडेंसी ऑफ वर्ड्स, बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल किया है आपने तो भी इंप्रेशन डाउन होता है। जैसे हमने देखा प्रॉब्लम शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया गया था। और कनेक्टर्स जब आप लिखते हैं, जैसे हाउएवर, ऑल्दो, देयरफॉर, हेंस, ये कनेक्टर्स से भी आपके आंसर का जो फ्लो है वो बेहतर होता है। जिन्होंने आंसर राइटिंग नहीं किया उन्हें शायद नहीं पता होगा कि आंसर का फ्लो किसे कहते हैं, पर जिन्होंने किए उन्हें पता है कि अच्छे आंसर में बहुत बेहतरीन फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेंस के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही पेपर नहीं है इंग्लिश का, आपकी इंग्लिश का टेस्ट आपके हर एग्जाम में होता है अगर आपका माध्यम इंग्लिश मीडियम है तो। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं सफ़र कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है यूपीएससी का। तो अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है तो आपको वो अच्छा कंटेंट शायद एक्सेस ना हो पाए उसका। तो इस वजह से थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इंग्लिश मीडियम में जो अवेलेबल कंटेंट है उसका इस्तेमाल करके अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और फाइनल स्टेज की, जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में यूपीएससी का इंटरव्यू में इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो वैसे बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है, पर यूपीएससी आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपने अपना मेंस इंग्लिश में लिखा है तो भी आप अपना इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं। जो भी भाषा आपको पसंद है उसमें आप वो इंटरव्यू दे सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका चयन जो है वो आपकी इंग्लिश ना अच्छी होने की वजह से रुक जाएगा। पर अगर इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि आपने मेंस तो इंग्लिश में लिखा है पर इंटरव्यू देने आप हिंदी में आए हैं, कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली ये बात स्वीकार कर ली कि आपको पता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसीलिए आप हिंदी में बात कर रहे हैं इंटरव्यू में।
कहीं ना कहीं आपने ये हार एक्सेप्ट कर ली है ना, अब इसका इंप्रेशन कैसा जाएगा वो आप खुद से सोच सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, उसे नहीं पता है कि उसका जो ऑप्शन है कि वो इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकता है, वो उसने नहीं लिया और वो इंग्लिश में इंटरव्यू देने चला गया और इंग्लिश में वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप नर्वस दिखेंगे इंटरव्यूअर को और उनके लिए ये बात आसान होगी देखना, क्योंकि वो तो दिन भर लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो तो बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ रहे हैं, आपकी नर्वसनेस भी देख रहे हैं, आपकी एंजाइटी भी देख रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर भी डिसएडवांटेज की सिचुएशन बन सकती है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यूपीएससी में बेसिक लेवल से थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। एकदम एक्सपर्ट नहीं बनना है आपको इंग्लिश में, पर एक मॉडरेट लेवल ऑफ इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, हिंदी मीडियम के होकर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया हिंदी मीडियम से ही, आपने इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, तो आप पोस्टिंग में जब आप दूसरे ब्यूरोक्रेट से मिलोगे, जो कि अलग अलग रीजन के भी हो सकता है कि उन्हें आपकी भाषा ना आए, तो फिर जो कॉमन भाषा है वार्तालाप करने की वो इंग्लिश ही निकल के आती है, तो बहुत सारी मीटिंग्स में इंग्लिश में बात की जाएगी और आप शायद अच्छे से नहीं कॉन्वर्स कर पाएंगे या फिर आपको समझ नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत से एक जॉब में जाएं और वहाँ पे जॉब में आप उसके साथ स्ट्रगल ही करते रहें हमेशा? ऐसा तो नहीं चाहते आप। और इसीलिए अब हम बात करते हैं कि क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आपके पास में। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेके, जिस पे हम फ्लैट 60% का ऑफ दे रहे हैं, साथ में हम आपको 12 मंथ्स का एक्सटेंशन भी फ्री दे रहे हैं। ये आपको ऑफर दिखेगा जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि MM05 है। MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। MM05 मेरा कोड है, अगर आप इसका इस्तेमाल करके एनरोल करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट दिखने लग जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्रैश कोर्स भी है। ये क्रैश कोर्स जो है उसमें आपको जीएस और सीसैट दोनों की तैयारी कराई जाएगी, उसका प्राइस आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो हम आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री देंगे। कोड वही है MM05। MM, इसमें कुछ तो लैग आ रहा है पर ठीक है, आपका काम हो जाएगा। MM05 जो है वो मेरा कोड है। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशंस की कि क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको 4 फ्रंट्स पे काम करना पड़ेगा। इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सुनने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सुनने में, इंग्लिश को पढ़ने में और इंग्लिश को लिखने में। ये 4 फ्रंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा और ये 4 फ्रंट्स के ही सॉल्यूशन है। अगर आपको अपना पढ़ना सुधारना है इंग्लिश को तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए अंग्रेजी में। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम रेलेवेंट वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एग्जाम के हिसाब से जो आपकी वोकैबुलरी होनी चाहिए वही होगी। इंग्लिश जो है उसका लिखना सुधारना है आपको, तो आप आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग में आप जैसे जैसे शब्द से स्ट्रगल करेंगे वैसे वैसे आप उसका सल्यूशन ढूंढेंगे और वैसे तरीके से आपके दिमाग में वो चीज़ें रहने लग जाएंगी। मैं आपको बोलूँ कि न्यूज़पेपर में जो भी अच्छा शब्द है वो एक लिस्ट बना लो, उससे काम नहीं चलता। जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको वो शब्द आपके जहन में नहीं बैठेगा। ऐसे तो आप लिस्ट बनाते रह जाएंगे और बेसिकली आपकी खुद की डिक्शनरी बन जाएगी। ऐसा नहीं करना है। वो शब्द जो आपने पढ़ा है वो आपके आंसर में इस्तेमाल होना चाहिए। तो रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर है, राइटिंग के लिए आंसर राइटिंग करना है, इंग्लिश के शोज और सॉन्ग्स देखने हैं ताकि सामने वाला इंग्लिश कैसे बोलता है वो आप सुन पाएँ। बहुत सारे लोगों के एक्सेंट अलग होते हैं इंग्लिश में, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है सामने वाले को आपकी भाषा समझने में। तो इंग्लिश के शोज़ और सॉन्ग्स देखिए, अब उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं सुनना है कुछ भी, बहुत सिंपल से शोज़ भी हैं। जैसे एक शो है फ्रेंड, उसमें बहुत साधारण सी इंग्लिश बोली जाती है, वो आप देख लीजिए। फ्रेंड्स जो शो है वो साउथ कोरिया के लोग इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, आप भी कर लीजिए। और मिरर टॉक, अब आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, बोलने का तरीका सुधारना है, और आप ऐसी टूटी फूटी इंग्लिश से अगर लोगों के पास बात करने जाएंगे तो सारे लोग उतनी सहानुभूति नहीं दिखाते और वो शायद आपका मजाक भी उड़ा दें। तो आप क्या करिए, आप आईने के सामने बोलना प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप बाहर लोगों के साथ भी बोल सकते हैं। वैसे कहने को तो आप प्रैक्टिस दूसरे लोगों के साथ सामने भी कर सकते हैं, पर हर कोई जो है वो उसे इतने ज़्यादा एम्पैथी की नज़रों से नहीं देखता है। हर कोई जो है वो आपकी कोशिश अप्रिशिएट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो उपहास भी कर दें। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप मिरर टॉक करिए या फिर रिकॉर्डिंग करिए।
तो उससे आपका स्पीकिंग को लेके कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो रीडिंग दिख लिया, न्यूज़पेपर लिखना हो गया, राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग, लिसनिंग कैसे इंप्रूव करनी है, शोज देखकर, और मिरर टॉक से आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करेंगे। तो ये 4 फ्रंट्स पे आप अपनी इंग्लिश सुधारेंगे। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक और चीज़, लाइक से हमें पुश मिलता है कि आपके साथ हम ऐसी बातें और शेयर करें। देखो, ये जो पूरा वीडियो है उसमें ध्यान ये रखना है कि गोल बहुत ही फैंसी इंग्लिश करने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें शशि थरूर बनना है, नहीं, हमें भाषा को सिंपल रखना है, पर हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो आए हमारी भाषा में, ऐसा हो, मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं अपनी भाषा का इस्तेमाल करके सटीक तरीके से बोल पाऊँ, ऐसी इंग्लिश मेरी होनी चाहिए, जिसे हम आर्टिकुलेशन कहते हैं, कि आप वेल आर्टिकुलेटेड हो, ऐसा ज़रूरी है। यूपीएससी ये देखता है। तो बेसिक से थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश, एकदम फैंसी भी नहीं, पर हाँ आपका आर्टिकुलेशन प्रॉपर हो, ये इंश्योर करिएगा। चलिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपके और कोई डाउट्स हैं इस प्रोसेस से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए उसके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।